तो एयर पोल्यूशन में जो हमारा ये आज का लेक्चर है गॉसियन प्लूम मॉडल, ये काफ़ी हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है क्योंकि समझने में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक सिंप्लीफाइड मैनर में हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एयर क्वालिटी मॉडल्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल टेक्निक्स का यूज़ करके, जो कि ये पता लगाते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में फिज़िकल केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एयर पोल्यूटेंट के डिस्पर्जन को या रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें यही पता लगाना है इस टेक्निक्स, इन मॉडल्स के थ्रू भी, कि डिस्पर्जन हमारा कैसा हो रहा है एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स का, क्योंकि एयर पोल्यूशन इसी से डील करता है। तो अगर ये इसमें टॉपिक है तो उसी से डील कर रहा होगा। तो कई सारे हमारे एयर क्वालिटी मॉडल्स होते हैं, जिनमें से एक है हमारा गॉसियन प्लूम मॉडल, जो कि हमें पढ़ना है। अब गॉसियन प्लूम मॉडल क्यों कहते हैं? गॉसियन बेसिकली एक शेप को कहते हैं। प्लूम के एक शेप को हम अज्यूम करके चलते हैं, उसी शेप को हम गॉसियन नाम दे देते हैं, इसीलिए इसको गॉसियन प्लूम मॉडल कहते हैं। अब ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जिसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये क्या होता है? ये क्या मानते हैं? बेल शेप्ड कर्व मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? बेल शेप कर्व के शेप का हम मानते हैं, और ये अज्यूम करते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट ले रहे होंगे तो जो वैल्यूज़ होंगी वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी विथ इक्वल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अबव एंड बिलो द मीन वैल्यू। अब अगर ये चीज़ सर के ऊपर से निकल गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लिया ये कर्व देखिए, इसी को हम बेसिकली कहते हैं गॉसियन शेप या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। अब हम क्या मानते हैं? हमें किसी भी चीज़ के बारे में डेटा निकालना है कि पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना है, पोल्यूशन का फ्लो कितना हो रहा है। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेरी कर सकती है। प्रोबेबिलिटी है कि ये इन्हीं वैल्यूज़ के आसपास आएगी। ठीक है, जैसे हम कभी कभी किसी भी चीज़ को अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ का हम दाम पता लगा रहे होते हैं कि कितने तक हो सकती है। जैसे टमाटरों का दाम है, ठीक है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 रुपये किलो से लेकर 80-100 रुपये किलो तक जा सकता है। ठीक है, आप ये नहीं मान सकते कि 500 रुपये किलो चला जाएगा, तो हम एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। वैसे हम यहाँ पर भी अज्यूम करते हैं पोल्यूटेंट के भी केस में कि हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम क्या मानते हैं कि जो मीन वैल्यू है, यानी कि जो मीन आ रहा है इसका, इस कर्व का, इसके जो पास की वैल्यू होंगी, जो डेटा होगा वो ज़्यादा अकर कर रहा होगा, मोर फ्रीक्वेंट होगा देन डेटा फार फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो जब हमारा डिस्पर्सल होता है ना पोल्यूटेंट का, और जब कंसंट्रेशन हम किसी जगह पे मेजर कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो ज़्यादा किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी होगी वो हम इस कर्व से पता लगा सकते हैं। जो वैल्यूज़ इस कर्व के मीन से ज़्यादा क्लोज होंगी वो वैल्यूज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि एक डिस्टेंस पे वैल्यूज़ होंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ और क्लियर होगी। अब गॉसियन प्लूम्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स है। ठीक है, पॉइंट सोर्स से पोल्यूशन हमारा निकल रहा है, एमिट हो रहा है। अब ये पोल्यूशन कुछ एक पाथ फॉलो करेगा इस तरीके से, ये बीच में हम एक्स एक्सेस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्यू रेट है इसका kg/सेकेंड, तो इतना एमिशन हो रहा है किसी पोल्यूटेंट का। ठीक है, और विंड की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विंड एट अ स्पीड ऑफ u मीटर/सेकेंड। ये दो चीज़ें हम लेके चलेंगे, एक तो फ्लो का रेट क्या है, दूसरा विंड की स्पीड क्या है। अब जैसे जैसे प्लूम जो है वो हमारा स्प्रेड करेगा, एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फैलता जाएगा। तो ये हम बेसिक सा शेप लेके चलते हैं, और अगर हम इस शेप के अंदर में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या निकालना होगा, कंसंट्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या मानेंगे, कंसंट्रेशन हमें निकालना है, तो क्या मानते हैं हम कि इस पॉइंट पे एक्स, वाई और जेड, इन तीनों प्लेन में हमारा पोल्यूटेंट का डिस्पर्जन होगा। अब ये जो z डायरेक्शन है और ये जो y डायरेक्शन है, यहाँ पर ये पोल्यूटेंट जिस तरीके का फ्लो
लेंगे, जिस तरीके का शेप ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम गॉसियन शेप लेके चलते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे Z पे और Y पे जो पोल्यूटेंट होंगे उनका शेप क्या ले रहा होगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहा होगा। यही हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, द प्लूम स्प्रेड्स एज इट मूव्स इन द एक्स डायरेक्शन सच दैट द लोकल कंसंट्रेशन, यानी कि CXYZ, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, C कोई एक पॉइंट है जहाँ पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं जो कि XYZ कोऑर्डिनेट्स पर लाई करता है। एट एनी पॉइंट इन स्पेस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच हैव शेप्स दैट आर गॉसियन और नॉर्मल इन प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स डायरेक्शन। तो प्लेन्स जो है नॉर्मल टू एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन है, इसके नॉर्मल क्या क्या हो जाएगा, Z प्लेन हो गया, Y प्लेन हो गया। अब इस Z और Y प्लेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पोल्यूटेंट का, वो क्या होगा, गॉसियन शेप में होगा। अब हम सबसे पहले Y प्लेन को ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई प्लेन है, पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकालें तो इसको हम Y के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, आप 3D शेप सोचो, जैसे कि एक कोई रूम है हमारा इस तरीके का रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस रूम को लेकर चलिए, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ले लीजिए, ये जो जा रही होगी ये लेंथ, इसको हम अगर x ले लें तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, Y प्लेन हो जाएगी, और ये जो ऊपर की तरफ हमारी जा रही है क्या हो जाएगी, Z प्लेन। तो यही हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें सोच के चलना है। तो अभी हमें Y के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, कोई एक पॉइंट है जिसको हम Y के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जिसको हम लेटरल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्प्रेड है हम क्या लेके चल रहे हैं, गॉसियन। तो इस तरीके से हम कर्व बना देंगे। अब इस कर्व में ये जो डिस्टेंस है इसको हम Y ले लेंगे, कहाँ तक, X की तुलना में, X के कंपैरिजन में ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, Y कितनी डिस्टेंस है, Y लेके चल लेंगे। अब सिग्मा Y भी हम लेके चलते हैं। सिग्मा Y क्या, कि इस Y का स्प्रेड कितना हो सकता है। सिग्मा क्या है, डेविएशन। डेविएशन हम देख रहे हैं कि क्या डेविएट कर सकती हैं इसकी वैल्यूज़, कहाँ से कहाँ तक डेविएट करके जा सकती हैं, तो इसको भी हम लेकर चलेंगे। अब अगर इस शेप का हमें फॉर्मूला वाइज निकालना हो, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या शेप है क्या नहीं है। अब इसको अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम Y की प्रोफाइल का अगर शेप की बात करें तो प्रोफाइल शेप का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/σy √2π, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे -y का स्क्वायर और 2 सिग्मा y का स्क्वायर। सिग्मा y है ये, ठीक है, सिग्मा y का स्क्वायर। ये हमारा प्रोफाइल शेप का फॉर्मूला है। अब इसको हमें याद नहीं करना, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिया कि Y प्लेन में शेप का फॉर्मूला ये था। इसी तरीके से हम Z प्लेन में भी Z प्रोफाइल की शेप का फॉर्मूला निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से Z हमारा कोई पॉइंट डिस्टेंस होगा हमारा x एक्सिस से, और इसके स्प्रेड को यानी कि डेविएशन को भी हम लेकर चलेंगे सिग्मा Z, यहाँ पे Z होगा, सिग्मा Z लेके चलेंगे। और वही सेम फॉर्मूला है, बस हमने y को z से रिप्लेस कर दिया। तो ये दोनों हमारे आ गए y और z प्लेन में क्या शेप के फॉर्मूलाज थे। अब अगर हमें, ये तो हमने 2D में देख लिया ना कि z का क्या फॉर्मूला था, y का क्या था। अगर हमें 3D फॉर्म में देखना हो तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में हमें फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में इन दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन देखने को मिलेगी। ये क्या हो गया हमारा, शेपिंग फंक्शन। ठीक है, प्लूम हमारा किस शेप में जा रहा है, ये शेपिंग फंक्शन मैथमेटिकली हमने निकाल लिया। अब ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है, सिग्मा y सिग्मा z क्या है, वही जो मैंने बताया, दीज आर स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ दिस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। These indicate the spread of the plume in the y and z direction respectively। तो ये स्प्रेड दिखा रहे हैं प्लूम का y और z डायरेक्शंस में, और जैसे जैसे डिस्टेंस x इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्लूम क्या होता है, स्प्रेड होता है आगे चल के डिस्टेंस के साथ। तो ये सिग्मा वाली डिस्टेंस भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा मिल गया हमें शेपिंग फंक्शन। अब इसका आगे हमें फर्दर काम है, ये सब हमें इक्वेशन याद नहीं करनी, समझने के लिए है। उसके बाद अब अगर हमें देखना हो कि कंसंट्रेशन निकालना है हमें किसी पॉइंट पर, तो किस तरीके से हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट XYZ इज इक्वल टू Q/U। ठीक है, ये हम ले लेंगे Q/U, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, शेपिंग फंक्शन से। ये जो पीछे हमने निकाला था ये शेपिंग फंक्शन, x और y वाली इक्वेशन को हमने
मल्टीप्लाई करके जो निकाला था वही इक्वेशन को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन होगा हमारा किसी भी पॉइंट पर। लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारी पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो y और z जो है वो x एक्सिस से नॉर्मली हम मेजर करके चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो जो सोर्स होगा वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिंपली x के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि z ये है, y ये है, और ये हमने इक्वेशन निकाल ली। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, ये z जो पॉइंट है ये कहीं भी हो सकता है स्पेस में, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए चिमनी है, चिमनी ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो क्या होगा, ये किसी हाइट पर स्मोक का रिलीज करेगी, ठीक है। तो हम प्लूम की सेंटर लाइन को अपना बेस बनाकर चलेंगे। यहाँ प्लूम की सेंटर लाइन से हमें z और y की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो y की तो हमारी चेंज नहीं होगी क्योंकि y लेटरल डायरेक्शन में होता है, लेकिन z का हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंजेस। क्या चेंजेस करेंगे? अभी तो हम सिंपली z को ले रहे थे ग्राउंड लेवल से z की डिस्टेंस। अब क्या होगा, हमें z यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, प्लूम की जो सेंटर लाइन हो गई और ये पॉइंट जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमें z निकालना है। इसको निकालने के लिए हम चिमनी की हाइट को देखते हैं। चिमनी की हाइट को हमने hs कह दिया। अब चिमनी जब स्मोक रिलीज़ करती है ना, तो पल्यूटेंट डिस्पर्स होने के पहले कुछ दूरी तक ऊपर सीधा चल के जाते हैं। तो ये जो सीधा चल के जाते हैं इस डिस्टेंस को हमने डेल्टा h कह दिया। अब डेल्टा h और hs को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें h मिल जाता है। h क्या हो गया, इफेक्टिव हाइट ऑफ प्लूम, ठीक है। h क्या हो गया, इफेक्टिव हाइट ऑफ द प्लूम सेंटर लाइन। सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो हमें h मिल गया। hs क्या हो गया, हाइट ऑफ सोर्स अबव ग्राउंड, और डेल्टा h क्या हो गया, इनिशियल प्लूम राइज। अब हमें जब z निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, z माइनस h, ठीक है। अब हम z को जो यहाँ पे सिंपली z स्क्वायर लेके चल रहे थे, अब हम इसको लेके चलेंगे z माइनस h, क्योंकि यही डिस्टेंस हमें निकालनी है इतनी। जब हम z में से इस h को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो अब हम अपनी इक्वेशन में z की जगह पे ये रख देंगे। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई। z की जगह पे हमने माइनस z माइनस h का स्क्वायर रख दिया। उसके बाद अभी भी ये इक्वेशन पूरी नहीं है क्योंकि हमें ग्राउंड बाउंड्री की भी इफेक्ट को साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। फ्री एयर में क्या होगा, प्लूम हमने अज्यूम कर लिया कि इस तरीके से मूव करता हुआ चला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, ये कोई चिमनी है, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं, ये चिमनी है, यहाँ से प्लूम राइज करके जा रहा है। अब ये पल्यूटेंट जितना ऊपर करके स्प्रेड करेगा उतना ही नीचे भी करेगा और एक पॉइंट पे आके ग्राउंड को भी टच करेगा। अब ये ग्राउंड को टच करेगा तो ग्राउंड के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड एक बाउंड्री का काम कर रही है। तो क्या होगा, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो डिस्पर्जन हो रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस डिस्पर्जन जो नहीं हो पा रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके भी इफेक्ट को हमें अपने इक्वेशन में डालना होगा, जिसके लिए हम अब आगे जो भी करेंगे वो इस वजह से, क्योंकि ग्राउंड बाउंड्री का भी हमें इफेक्ट लेके चलना है। अब ये इफेक्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले इस पूरे को हम रीडिंग करते हैं। अनलाइक अ प्लूम स्प्रेडिंग इन फ्री एयर, मोस्ट प्लूम्स विल बी एमिटेड क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। मोस्ट प्लूम क्या होते हैं, ग्राउंड के क्लोज में एमिट होते हैं। एज द प्लूम स्प्रेड्स इट हिट्स द ग्राउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द एयर अबव द ग्राउंड। द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड बाउंड्री इज इंक्लूडेड by using a fictitious mirror image source of the same strength Q placed at a same distance from the ground on the other side of the boundary। अब इस चीज़ को हम अपने इक्वेशन में इंक्लूड करने के लिए क्या एज्यूम करते हैं, जैसी चिमनी है, ग्राउंड बाउंड्री का भी हमें इफेक्ट लेना है, तो हम यहाँ पर इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। बिल्कुल मिरर इमेज हम इस तरफ ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि इस तरफ भी कोई प्लूम है जो कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है। Now the vertical distance to P from the center line of the imaginary source will also be included in the equation। अब हम यहाँ जो z की डिस्टेंस ले रहे थे z माइनस h, ठीक है। अब जब हम मिरर इमेज की भी डिस्टेंस लेंगे z की तो क्या आ जाएगी, इस हाइट को लीजिए, इसको भी h मानिए क्योंकि यहाँ पर h है तो यहाँ पर भी मिरर इमेज है तो ये भी h होगा।
तो अब हमें जब z की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या आ जाएगी, z प्लस h आ जाएगी, क्योंकि हमें ये वाली हाइट भी इंक्लूड करनी होगी मिरर इमेज के इंक्लूड करने के लिए। h है तो z प्लस h भी आएगा और z माइनस h, इन दोनों को हमें कंसिडर करके चलना है। तो हमारी जो फाइनली इक्वेशन मिलेगी, जो बेसिक इक्वेशन है गॉसियन प्लूम मॉडल की, वो क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट XYZ इज इक्वल टू Q/U 1/2 पाई सिग्मा y सिग्मा z एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस y का स्क्वायर 2 सिग्मा y का स्क्वायर, फिर e हमारा माइनस z माइनस h का स्क्वायर 2 सिग्मा z का स्क्वायर प्लस e माइनस z प्लस h का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा z का स्क्वायर। अब ये कॉम्प्लेक्स लग रही है बट हमें थोड़ा सा याद करके चलना होगा। क्या है बेसिकली, Q/U हमें पता है, ये हमारा क्या हो गया, शेपिंग पूरा फंक्शन हो गया। x और y का हमने y और z का हमने सेपरेटली निकालना था, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइन कर दिया तो हमें इक्वेशन मिली थी। फिर हमने z माइनस h को कंसिडर किया तो हमें दूसरी इक्वेशन मिली। फिर हमने ग्राउंड बाउंड्री के भी इफेक्ट को इंक्लूड किया तो z प्लस h को भी हमें ऐड करके चलना होगा। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलती है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये बेसिक सी इक्वेशन हमें अपने दिमाग में रखनी है। एग्ज़ाम में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछता है, जो पूछेगा वो आगे हम देखते हैं। अब मान लिया हमने ये देख लिया कि किसी हम पॉइंट पे निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन जहाँ पे XYZ कोऑर्डिनेट्स हो। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें सिर्फ ग्राउंड लेवल पर देखना है कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन का, या नीचे जो इंसान रह रहे हैं, पर्सन्स रह रहे हैं हमारे ग्राउंड लेवल पे, उन पे पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, z को 0 अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल पे देखना है, हाइट का कोई रोल है नहीं। तो z को हमने 0 ले लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, z की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 पुट करनी होगी। तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन हमें मिल गई जब हमें कंसंट्रेशन निकालना है सिर्फ ग्राउंड लेवल पे। तो सारी हमारी z की जो वैल्यूज़ हैं वो कम हट जाएंगी और हमें फाइनली ये मिलेगी। अब हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें कब मिलता है, जब सिग्मा z की वैल्यू h/√2 होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कभी ऐसे पूछ ले कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हमें सिग्मा z को h/√2 ले लेना होगा। तो ये भी इक्वेशन हमें याद रखनी है ग्राउंड लेवल के लिए। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पर चाहिए कंसंट्रेशन, साथ ही साथ सेंटर लाइन जो प्लूम की है वहीं चाहिए, यानी सिर्फ प्लूम की सेंटर लाइन का वर्क हो रहा है, यानी सिर्फ x एक्सिस को हमें लेके चलना है। y भी यहाँ पे 0 रहेगा और z भी 0 रहेगा। तब उस केस में y वैल्यू भी सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिली, बस हमने y वाली वैल्यू को हटा दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब ये 3 इक्वेशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये वाली हमारी जो ग्राउंड लेवल पे है x एक्सिस के अलॉन्ग, जिसमें z और y को हमने 0 लिया। दूसरी ग्राउंड लेवल पे जब हमें देखना है तो z को 0 लिया था हमने, और तीसरी ये जिसमें हमने सबको कंसिडर किया हुआ है, ये वाली। इन तीनों को हमें रट लेना है, याद कर लेना है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिग्मा y सिग्मा z हम कैसे निकालेंगे एग्जाम में। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपरली, जैसे सिग्मा y का फॉर्मूला होता है IY इंटू एक्स, सिग्मा z का होता है हमारा IZ इंटू एक्स। अब ये IY और IZ क्या है, ये है टर्बुलेंट विंड स्पीड फ्लक्चुएशंस, ठीक है। विंड स्पीड की फ्लक्चुएशन है इन दी एक्स डायरेक्शन एंड इन दी वाई डायरेक्शन। और y और z सिंपली क्या है, यहाँ पर आपको y और z क्या है, डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब IY और IZ कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है 0.88 ln यानी log HS/Z0 - 1। वैसे ही IZ क्या होता है 0.50 ln HS/Z0 - 1। HS हमारी रिलीज हाइट है और Z0 है हमारा एरोडायनेमिक रफनेस। अब इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें याद नहीं करनी। हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें सिग्मा y और सिग्मा z की वैल्यूज़ पहले से दी होती हैं, तो सिंपली हमें उसी को पुट कर देना है। अगर हम इतना सॉल्व करने बैठेंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। और तो ये बस बेसिकली मैंने जानकारी देने के लिए डाला है कि हाँ इस तरीके से निकलता है। वैसे हमारे न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ दी रहेंगी सिग्मा y और सिग्मा z की। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ सॉल्व कर ली हमने। पाई की वैल्यू में पता है 22/7 होती है, Q और U हमें दिया हुआ होगा। अब जो हमारी दिक्कत आती है वो आती है E की। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का
निकालने का कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपली इसकी वैल्यूज़ को याद करना होगा। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिसमें -3, -2, -1, -0.5 ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये काम में आएगी। और बाकी भी मैंने 3 तक दे दी है वैल्यूज़, जो कि अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा गॉसियन ब्लूम मॉडल का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 2-3 बार अगर हम वीडियो को देखते हैं तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। और बेसिकली इसमें फॉर्मूले का सारा रोल है। फॉर्मूला हमें याद रखना है और कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे अप्लाई करना है ये याद रखना है, ई की वैल्यूज़ याद रखनी है, और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।